हेलो नमस्कार। आज आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसमें हम क्या करते हैं 20 क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कि आपके मेन एग्ज़ाम में भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके जितने भी डायमेंशन हैं, मतलब जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं या फिर जितने आगामी एग्ज़ाम के लिए संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ उस टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है उसको हम कर देते हैं। ठीक है, यानी एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में है। तो आइए बिना देरी किए हुए इसकी हम क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। ठीक, हाँ, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। क्या अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा, हम प्रॉपर टाइम दे देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। क्या 1857 के, अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट में अगर आप शामिल होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति को हम बहुत बार पूरे विस्तार में उसको हम कवर किए हुए हैं। तो बताइएगा, ऑप्शन ए है भारी कर व्यवस्था, ऑप्शन बी है सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी है चर्बी वाले कारतूस, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा नीति। क्या कारण थे, कमेंट कीजिए। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है चर्बी वाले कारतूस। जो तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस तत्कालीन कारण रहा। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि और भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्या 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और ये किसने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो BD सावरकर। कौन, BD सावरकर। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर। उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी अगर शुरुआत कहें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा। कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। एक नया राइफल का प्रयोग किया गया था, एक नया राइफल लाया गया था एनफील्ड राइफल, और उसमें क्या किया जाता था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि जो वो कारतूस था वो गाय और सुअर के दोनों के चर्बी से मिलाकर बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए गाय एक बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है। यहाँ की गाय को माता माना जाता है। वहीं मुस्लिम लोग सुअर से परहेज करते हैं। ठीक, और इस प्रकार से ये क्या किया, अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया और धर्म पर कहीं ना कहीं उसका जो आहट, ये जो चोट पहुँचाई गई, ये उसके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। ठीक, इससे पूरे हिंदू और पूरे मुस्लिम अंग्रेज के विरोध हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, ये तो पता ही है। और मंगल पांडे इस क्रांति से जुड़े हुए एक प्रमुख सिपाही थे। क्या सबसे पहले विद्रोह किस सिपाही ने किया, मंगल पांडे ने। इनका संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो 34वीं इन्फेंट्री से था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं से। ठीक है, और इनका एक नारा है मारो फिरंगिया को। ठीक, इनका एक नारा है मारो फिरंगिया को, ये इन्हीं का नारा है, मारो फिरंगिया को। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं 2 नंबर प्रश्न की। स्वदेश आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। क्या स्वदेश आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, स्वदेश आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1911, या फिर ऑप्शन डी है 1920। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए कि स्वदेश आंदोलन की शुरुआत आखिर कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है 1905। स्वदेश आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1905 में होती है। ठीक, 1920 में क्या होता है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है 1920 में। ठीक, उसके बाद 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, और 1905 में क्या हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है। क्यों स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कर्जन। क्या था, कौन था, तो वो था कर्जन। और इसने ही क्या किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। पूर्व वाला क्षेत्र पूर्वी बंगाल कहलाता था, और पश्चिम वाला क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, जो आज भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल के नाम से। ठीक, और पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश है। ठीक है, और हाल ही में बांग्लादेश की PM खालिदा जिया का मृत्यु हुआ है, और उनकी एक और PM है शेख हसीना, उनको फांसी की सज़ा सुनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा, तो जब जब अंग्रेज़ ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, उसके बाद शुरू होता है यहाँ के लोगों द्वारा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। उसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ क्या किए,
कि स्वदेशी अपनाओ का नारा दिए, हथकरघा पर विशेष रूप से बल दिया गया, ठीक है, और अंग्रेज़ों के कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में ही नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया। स्वदेशी आंदोलन को लेकर ही कुछ लोगों का मानना था कि स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, और कुछ लोगों को मानना था कि नहीं, केवल बंगाल तक नहीं बल्कि पूरे भारत में इसको विस्तृत कर दिया जाए। जिन लोगों को मानना था कि अगर ये बंगाल की समस्या है तो केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, वे थे नरम दल वाले, और गरम दल वाले वे थे जिनका मानना था कि नहीं, पूरी हम क्या करना चाहिए, विस्तृत रूप में कर देना चाहिए, वे गरम दल थे। अच्छा, जो गरम दल में 3 त्रिगुट आते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और लाल हो गया बाल हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा को इसमें क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को क्या किया गया, इसमें बढ़ावा दिया गया, ठीक है। इसी में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अमार सोनार बंगला हमारा गाए थे। रक्षाबंधन की शुरुआत इसी में से होता है, इसी बंगाल विभाजन के बाद ही रक्षाबंधन की शुरुआत होता है। रक्षाबंधन की शुरुआत इस बंगाल विभाजन से ही होता है, ठीक है। और ये कब से प्रभावी हो जाता है बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 से इसको 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो जाता है बंगाल विभाजन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा समय देंगे, आप कमेंट कर लीजिए या फिर पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम भूल जाते हैं, मानते हैं आगे, तो उतना आप कर लीजिएगा, ओके। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी एससी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा कोई विधि बनाया जाता है, कोई कानून पास किया जाता है, और न्यायालय को लगता है कि नहीं, यह गलत है, ठीक है, यह गलत है, ये किसी के हित में नहीं है, या फिर यह किसी के अधिकार का हनन करता है, तो फिर उसको क्या करता है, न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय उसको गलत साबित कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, और किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर कहा है। किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर कहा है, ठीक है। इनका जन्म कब होता था, कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मृत्यु होता है 1956 में, ठीक है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत में एकीकृत, अच्छा, पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट कब होता है, तो 1932 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में। किसके किसके बीच में होता है, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, ठीक, अम्बेडकर के बीच में, ठीक। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्हीं का एक पुस्तक है, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट। और आगे बात करते हैं, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के ये सदस्य होते हैं, और बहुमत वाले सरकार की ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति क्या होती है, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और हम 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाग 2 में कि भाग 3 में कि भाग 4 में कि भाग 5 में। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। भाग 1 में क्या है, राज्य और संघ। 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार है। 4 में डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। 4 में क्या है, डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। उसके बाद भाग 5 में क्या है, तो ये भाग 5 में की अगर हम बात करते हैं तो ये विधायिका से संबंधित है, यानी इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुल कितने मौलिक अधिकार की बात किया गया, तो कुल 6 मौलिक अधिकार की बात किए गए हैं। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां कौन था, तो संविधान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। 7वां कौन था, तो संपत्ति का अधिकार था। इसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको क्या किया गया कि मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब इन कहाँ है, तो 300 अनुच्छेद 300 के ए में या फिर क में है,
ठीक है। और यह अभिन्न किस प्रकार का अधिकार है? तो अभिनय विधि का अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? तो अभिनय विधि का अधिकार है। ठीक है। अच्छा, भाग 3 को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? भाग 3 को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपसे एक प्रश्न है कि बताइए, जीवन का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में हुआ है? किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? ठीक, क्योंकि आज ही के सेट में मिला हुआ है, यानी अगर आप कल देख रहे हैं तो एक दिन पहले वाले सेट में था, यानी सेट ये 7 का है। ठीक। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, सॉरी ऑप्शन बी यमुना है, ऑप्शन सी गंगा है, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा है। इसकी लंबाई कितना है टोटल? तो 25 ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से होता है। ठीक है। और इसकी लंबाई 25 हो गया। कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। देखिए, ये भारत है तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। क्या? इधर अरब सागर है। ठीक। और नीचे क्या है? नीचे है हिंद महासागर। नीचे क्या है? तो नीचे है हिंद महासागर। ठीक। तो जो गंगा है कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गंगा है कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा का बेसिन भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। गंगा का जो बेसिन है भारत का कैसा क्षेत्र है? तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। नमामि गंगे परियोजना इसी से जुड़ा हुआ है। नमामि गंगे परियोजना किससे जुड़ा हुआ है? तो इसी से जुड़ा हुआ है, नमामि गंगे परियोजना। ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि नमामि जो गंगे परियोजना है किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है कपास, या फिर ऑप्शन डी है जौ। तो जो काली मिट्टी है सबसे प्रमुख किसके लिए होती है? तो कपास के लिए होती है। ठीक है। अच्छा, गेहूँ कैसा फसल है? तो गेहूँ कैसा फसल है? तो गेहूँ रबी फसल है। ठीक है। चावल कैसा फसल है? तो चावल खरीफ फसल है। ठीक। और जौ कैसा है? तो जौ रबी फसल है। ठीक। गेहूँ और जौ रबी फसल है। ओके। रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है और खरीफ फसल को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ठीक है। एक जायदा फसल भी होता है। ठीक है। अब एक जायदा फसल भी होता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में वो बोया जाता है। जैसे जितने भी सब्जी वाला खेती होता है वो सभी ज़्यादा खेती में ही आते हैं। ठीक है। काली मिट्टी को एक और नाम है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। किस चट्टानों से बनी होती है? तो यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता कैसी होती है? तो अधिक होती है। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और यह जो है कपास की खेती के लिए क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य रूप से यह पाई जाती है। क्या? किस क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से यह पाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में यह मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी इस वाले एरिया में इसका विस्तार है सबसे ज़्यादा। ठीक है। सात नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है यकृत, या फिर ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत है। अग्न्याशय से किस एक महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। और अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। अग्न्याशय क्या है? तो मिश्रित ग्रंथि है। इसके अग्न्याशय से ही बीटा कोशिका द्वारा किस चीज़ का स्राव होता है? जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, इंसुलिन का। ठीक है। इंसुलिन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है। जो कि क्या करता है? मधुमेह को रोकने का काम करता है। मधुमेह को ही इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं। मधुमेह दिवस को मनाया जाता है। तो
14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ओके। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो गला होता है ना, गला यहाँ पर, तो वो जो निकला हुआ रहता है, जैसे गला है, देखिए जैसे गला है तो यहाँ पर एक निकला हुआ आकार होता है, थोड़ा सा उभार होता है, उसी को हम थायराइड बोलते हैं। अच्छा, इसमें किस हार्मोन का स्राव होता है? तो थायरोक्सिन की स्राव होता है। क्या? थायरोक्सिन की स्राव होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से घेगा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। घेगा या फिर ग्वाइटर रोग, घेगा या फिर ग्वाइटर रोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि ये नियंत्रण का काम करता है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। अच्छा, जो यकृत है इसमें विटामिन और प्रोटीन का संचय होता है। विटामिन और प्रोटीन का संचय होता है। प्रोटीन का क्या होता है? तो संचय होता है। उसके बाद एक और है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है, यह जानने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत से ही संबंधित है। ठीक है। हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो यकृत से ही संबंधित है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यकृत को लेकर, शायद नहीं है अभी। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पीत का भी निर्माण होता है। क्या? यहाँ पर पीत का भी निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? तो यहाँ पर पीत का भी क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। पीत का भी निर्माण होता है। ओके। पीत का भी निर्माण होता है। ओके। यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। यह क्या करता है? तो विषैले पदार्थों को क्या करता है? निष्क्रिय करने का काम करता है। यकृत पाचन और ग्लाइकोजन का भंडारण में सहायक होता है। यह दाईं और पेट के ऊपरी भाग में होता है। क्या? इस प्रकार का इसका शेप होता है, दाईं और पेट के ऊपर होता है। यहाँ पर फिगर भी है, देख सकते हैं ये। ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो डेफिनेटली सबको पता होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक, एक कलर सही नहीं है, चेंज करना होगा, लाल है। ठीक, हाँ। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। CO2 का क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अरे यार, पूरा लिखो ना। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चल रहा है, किसे आया है का ऑक्साइड। ठीक है। कितना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? कितना है? तो 0.03% है। 0.03% है। ओके। O2 ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का O2। और ओजोन का क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। ठीक है। किस मंडल में पाया जाता है? कमेंट करना आपको, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। और एक और प्रश्न है कि ओजोन की जो मोटाई होती है, ओजोन की मोटाई होती है, किस में मापा जाता है? ठीक है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 21% के आसपास पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता था? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके। हाइड्रोजन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो संलयन की अभिक्रिया होती है। और जो परमाणु बम होता है किससे संबंधित होता है? वो विखंडन अभिक्रिया से संबंधित होता है। जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और ग्लूकोज का C6H12 और O6 होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। जो ऑक्सीजन है यह प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में बनता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? तो पौधे करते हैं। ठीक। 9वां प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्ष में कितने वर्ष में कराई जाती है? तो भारत की जो जनगणना है प्रति 10 वर्ष में कराई जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ कि इस बार जो प्रश्न होगा आपका जनगणना से डेफिनेटली आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इसीलिए जनगणना को आप हल्के में मत लीजिएगा। हालांकि अगर जनगणना से संबंधित प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, नहीं तो हमें जब भी समय मिलता है तो हम खुद कर लेंगे। ओके। लेकिन बता दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी आएगा। दूसरा क्या, अगर इसके अलावा अगर एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1872 में शुरू हुआ था। उस समय कौन था गवर्नर? तो मेयो था। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। ठीक है। नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? तो 1821 से शुरू हुआ। 18 को उलीट दीजिएगा, जैसे 1818 और फिर 81। तो ये नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ कब से? तो 1881 से। ठीक है। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो रिपन था। ठीक है। अब
पंचायती राज व्यवस्था का जनक रिपन को ही कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज। इसी के समय में एक इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल का संबंध रिपन से ही था। ठीक, इसमें साक्षरता दर और लिंग अनुपात की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि साक्षरता दर क्या है और लिंग अनुपात क्या है। तो बताइए भाई, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में 2 नंबर पर कौन सा है? तो 2 नंबर पर कौन सा है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, आखिरी जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। अब 21 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण हो नहीं पाया, तो वहीं होगा अब 27-28 में होगा। ठीक है, 27-28 में नहीं, बल्कि 26 से ही शुरू हो जाएगा, अक्टूबर से, और फिर दूसरा चरण 27 में होगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? क्या भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत की केंद्रीय बैंक RBI है। सबसे बड़ा उपभोक्ता बैंक कौन सा है? तो SBI है। ठीक है, नाबार्ड का संबंध किससे है? तो कृषि से संबंधित नाबार्ड है। सेबी क्या होता है? तो सेबी सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका गठन कब होता है? तो 1882 में, और औपचारिक रूप से गठन कब होता था? 1892 में होता है। ठीक है, अभी इसका अध्यक्ष कौन है? सेबी का अध्यक्ष तो तुहिन कांत पांडे है। कौन है? तुहिन कांत पांडे है। ठीक, और ये करता क्या है? तो जो भी सेकेंडरी मार्केट होता है, यानी जो शेयर बाजार होता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का ये काम करता है। ठीक है, अगर हम रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1935 में होती है। ठीक है, लेकिन जो अधिनियम था 1934 के अधिनियम से होती है। और कौन से कमेटी के सिफारिश पर होती है? तो यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर होती है। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI क्या करता है? मुद्रा जारी करता है और मौद्रिक नीति बनाता है। ठीक, गवर्नर RBI का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। गवर्नर जो होता है RBI का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1922 में। तो कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 1920 में। किसके द्वारा होता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन की जो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। नागपुर अधिवेशन होता है। ठीक है, सरकारी पार्टी को त्याग, इसमें क्या किया गया कि सरकारी पदों का त्याग किया गया। असहयोग का मतलब था कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने, यानी जितने भी जो लोग सरकारी नौकरी करते थे उनसे आह्वान किया गया कि भाई तुम क्या करो, सरकारी नौकरी छोड़ दो और असहयोग करो, मतलब अंग्रेज को सहयोग मत करो, अगर उसके लिए तुम कोई भी काम करते हो तो छोड़ दो। इसी में सुभाष चंद्र बोस अपना वो वाला IAS वाला नौकरी छोड़ देते हैं, समझे। इसी का प्रभाव था। बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने छोड़ने का प्रयास किया और अंग्रेज को असहयोग करके उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन अंततः यह जो प्रयास रहा, यह जो आंदोलन रहा, वह विफल हो जाता है। कारण था चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है, 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, हालांकि अगर 4 फरवरी ऑप्शन में होगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि यह NCERT का फैक्ट है। ठीक है, तो 1922 को क्या हो जाता है? चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है। उसमें क्या करते हैं, लगभग एक जो जेल है उसमें लगभग बहुत सारे पुलिसकर्मी को, लगभग 20 के आसपास पुलिसकर्मी थे, उसको जला दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी उस समय कहाँ थे? तो गांधी जी उस समय बारदोली थे और वो क्या करते हैं, वो अहिंसा से एकदम दूर रहते हैं, अहिंसा से एकदम दूर रहने का प्रयास करते थे। और जब इस आंदोलन में हिंसा हो जाता है तो क्या करते हैं, वो उस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और बाद में ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो जाता है तो छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, तो यह खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भी था। क्या था? खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भी था। 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने इसे क्या किया कि वापस ले लिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड के कारण इसको गांधी जी क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। अच्छा, इसी के कारण जब गांधी जी वापस ले लेते हैं तो यह जो आंदोलन था बहुत ही शिथिल पड़ जाता है। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। ठीक है, किस पार्टी का? स्वराज पार्टी का गठन होता है और इसके चित्तरंजन दास होते हैं।
चित्तरंजन दास, संस्थापक चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं इसी टाइम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो 1885 में होती है। कब होती है? तो 1885 में होती है। ठीक है, उस संस्थापक कौन थे? तो ये वो ह्यूम थे, और पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सुधार और प्रतिनिधित्व था, राजनीतिक सुधार और प्रतिनिधित्व था, और इसका उद्देश्य ये एक प्रकार का सुरक्षा वाल्व के रूप में इसका निर्माण किया गया था। और सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय दिए थे, लाला लाजपत राय दिए थे, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय दिए थे। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? डफरिन था। कौन था? तो डफरिन था। ओके, और बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी थे। अच्छा, गांधी जी कभी अध्यक्ष इसके बने कि नहीं? बने, 1924 में बने थे। क्या? गांधी जी 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन होता है, बेलगांव का अधिवेशन, और उसमें क्या करते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, क्या कभी महिला इसके अध्यक्ष बनी कि नहीं? तब बिल्कुल बनी, महिला इसके अध्यक्ष बनते हैं 1917 में। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट बनती है इसकी प्रथम अध्यक्ष, एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें, बेसेंट प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला 1925 में सरोजनी नायडू बनती है। कौन बनती है? सरोजनी नायडू बनती है, सरोजनी नायडू बनती है 1925 में, सरोजनी नायडू बनती है 1925 में। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस कभी अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे? बिल्कुल रहे जी। 1938 और 1939 में जो त्रिपुरा और त्रिपुरी जो था जगह था, 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या कहें उसके अध्यक्षता किया। ठीक, अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि इनका एक नारा था कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ठीक, जय हिंद इन्हीं का नारा था, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, और 1942 में ये क्या करते हैं? समानांतर सरकार की स्थापना भी करते हैं। चलिए, और इनका जो जयंती है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अच्छा, अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो 30 होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था में अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 18 होना चाहिए। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि 18 से 16 कर दिया है। क्या? ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। 16 वर्ष से कम आयु पर बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अच्छा, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सदन? उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभी प्रश्न कर लिया जाता है कि कौन सा सदन है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वे उसके सदस्यों द्वारा चयनित नहीं होते हैं, तो यही हैं उपराष्ट्रपति ही हैं। ठीक, और अभिन्न उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? तो सीपी राधाकृष्णन 15वें क्रम के हैं। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में? तो 250 हो सकती है, जिसमें 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 12 लोगों का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक है। जितने भी भारत के समझौता होते हैं, जितने भी कोई भी वस्तु खरीदा जाता है विदेशों से,
ठीक है, जैसे राफेल हो गया या फिर अन्य कोई भी चीज़ें हो गया, जितना भी संधि या समझौता होता है सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन से क्रम की है? तो 15वें क्रम की है द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले कौन थे? मुर्मू। इसके पहले कौन थे? एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या? राष्ट्रपति जो होते हैं सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। सबसे पहला सेनापति कौन होता है? तो द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति होता है। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है, जो किसी भी युद्ध का प्रारंभ या फिर समापन की घोषणा कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में राष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है। 52 से 62 में। अनुच्छेद जो 61 है महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद जो 61 है महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। 53 है, इसमें कार्यकारी शक्ति का वर्णन है, जो 1 2 3 एक ही चीज़ का वर्णन करता है। आर्टिकल 123 किस चीज़ का वर्णन करता है आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्या राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन है? तो राजस्थान है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। और 2 नंबर पर कौन है? तो 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है। और 3 नंबर पर कौन है? 3 नंबर पर महाराष्ट्र है। 3 नंबर पर कौन है? तो महाराष्ट्र है, ठीक। 3 नंबर पर महाराष्ट्र है, ओके। यहाँ प्राचीन अरावली पर्वतमाला है। प्राचीन अरावली पर्वतमाला कहाँ है? तो यहीं पे है अरावली पर्वतमाला। क्या यह पाकिस्तान से सीमा साझा करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का अगर हम सबसे बड़ा पठार की बात करते हैं तो कौन है? दक्कन का पठार है। कौन है? तो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी लावा से बना है। क्या अच्छा जो मालवा का पठार है, मालवा बोल रहे हैं, नहीं मालवा नहीं, मेघालय होगा। जो मेघालय वाला पठार है वो इसी का दक्कन का ही भाग है, ठीक है। मेघालय पठार है, मेघालय का जो पठार है वो दक्कन का ही विस्तृत रूप है। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या? काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा जैसी प्रमुख नदियाँ यहाँ बहती है। क्या? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है। ये सभी जो नदियाँ हैं इसी प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग किसको माना जाता है? तो दक्कन के पठार को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? तो दक्कन के पठार को ही माना जाता है, ठीक। अगर हम रक्त की बात करते हैं 17वें प्रश्न की, तो रक्त का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक आयरन है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की अंगों तक ले जाता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 है। रक्त का एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या? तरल संयोजी ऊतक। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो जा रहा है ना 1-2 सेट में, तो उसको ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जब आप एक बार 2 बार उस क्वेश्चन से गुजरेंगे ना तो वो हमेशा आपके लिए सेव हो जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा जब आपका रियल एग्जाम होगा, ठीक है। और यकीन मानिए आप ये जितने भी प्रश्न हैं सब आपके PYQ बेस्ड पर ही आधारित है, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर का प्रश्न नहीं है। बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही छानबीन कर, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद हम तैयार करते हैं, ठीक। तो अगर हम ऊतक की बात करें तो ये कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अच्छा, बोन टू बोन को, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा ऊतक होता है? ठीक है, तो बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है। इसको बल्ब के रूप में याद रख लीजिएगा, लिगामेंट जोड़ता है। बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर बोन टू मसल की बात करें यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? कांड्रा करता है। कौन करता है? तो कांड्रा करता है। इसको हिंदी में कांड्रा बोलते हैं और इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, ठीक है। इसको बल्ब से याद रख सकते हैं। बोन टू बोन किसको कौन जोड़ता है? तो एल से लिगामेंट, ठीक है। एल से लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है।
और लिगामेंट को ही हम स्नायु भी बोलते हैं। क्या? स्नायु भी बोलते हैं। अच्छा, जो ऊतक होता है वो ऊतक 4 प्रकार का होता है। हमारे शरीर में ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो ऊतक जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पास्ता से याद रखिएगा इसको। इसको क्या कीजिएगा, आप पास्ता से याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लें। पास्ता से याद रखिएगा, पी से पास्ता। ठीक है, ए पेशीय ऊतक होता है, पी से पेशीय ऊतक, ए से एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, ए से संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक होता है, और टी से तंत्रिका ऊतक होता है। कौन? तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक होता है। जो पेशीय ऊतक होता है, ठीक है, ये मूवमेंट में काम आता है। मतलब जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो इसमें कौन सा ऊतक काम करता था? पेशीय ऊतक। एपिथेलियम ऊतक क्या होता है? जो ये शरीर को ढकने का काम करता है। यानी जितना भी स्किन है हमारे, वो चाहे कान में हो, चाहे ऊपरी भाग में हो शरीर के, चाहे वो अंदर के भाग में हो। जैसे मुख गुहा की बात करें, आहार नाली की बात करें, नाक की बात करें, फेफड़ा की बात करें, ये जो परत होता है ना, पतला लेयर जो होता है, वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वो जो होता है वो एपिथेलियम ऊतक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एपिथेलियम। यानी जितना भी त्वचा होती है ना, ऊपर से जितना भी जो त्वचा होती है, वो सारा का सारा वो एपिथेलियम ऊतक में आता है। संयोजी ऊतक की बात करते हैं, इसमें रक्त आता है, हड्डी आता है। ठीक है, अस्थि उपास्थि और रक्त आता है। और कौन आता है? रक्त आता है। ठीक है, एक रक्त में WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, WBC जो होता है वो क्या करता है? यह एक प्रकार का जीवाणुओं से लड़ने का काम करता है। ठीक है, जीवाणुओं से क्या करता है? लड़ने से काम करता है, लड़ने का काम करता है, और हमें क्या करता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में या राइबोसोम में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश, CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। क्या क्या चाहिए भाई? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल से CO2 चाहिए। क्या चाहिए? CO2 चाहिए इनको। ठीक, और उसके बाद जड़ से ये क्या लेते हैं? जड़ से ये जल लेते हैं। जड़ से क्या कर लेते हैं? जल और खनिज लवण ले लेते हैं। जल और खनिज लवण ले लेते हैं। जब इतना सारा चीज़ गुटिया जाता है, जब जमा हो जाता है, तो इनका बनता है भोजन। क्या बनता है? इनका भोजन बनता है। ठीक है, अच्छा, भोजन बनने के दौरान क्या होता है? कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है, अपने से बन जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, थोड़ा सा भी नहीं रहेंगे। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है। क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति की प्रक्रिया है, जो जीवन आधारित है, तो किस पर आधारित है? ये जीवन, हमारा जो जीवन है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन पर ही आधारित है। देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर जल भी नहीं बनेगा। यानी जल में देखिएगा तो H2O होता है। यानी जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2 गैस मिलते हैं तब जाके जल बनता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा नहीं होगा वहाँ जल भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी पर जो जल होता है कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो लगभग 71% भाग में पाया जाता है, या फिर 2/3 भाग में जल ही जल पाया जाता है। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या? ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं। अभी तक सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें से पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन अभी संभव है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया गया है कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने आदित्य L1 PSLV 57 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया, जो कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, 19वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? RBI करता है, SBI करता है, या फिर वित्त मंत्रालय करता है, कि NSO करता है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना कौन करता है? तो NSO करता है। क्या कौन करता है? NSO करता है। ठीक है, NSO का अर्थ होता है नेशनल स्टैटिक ऑफिसर।
ठीक है। NSO का क्या अर्थ होता है? नेशनल और स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। GDP की गणना और प्रति व्यक्ति आय की डाटा को यह जारी करता है। क्या? GDP की गणना और प्रति व्यक्ति आय डेटा को यही जारी करता है। राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का मुख्य सूचक है। राष्ट्रीय आय जो होता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का क्या होता है? मुख्य सूचक होता है। ठीक है। अब अगर PCI निकालना होगा, प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या कर देते हैं। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या कर देते हैं, कुल जनसंख्या कर देते हैं। ठीक है। एक कंसेप्ट होता है GDP डिफ्लेटर का। GDP डिफ्लेटर का एक कंसेप्ट होता है, एक फार्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? नॉमिनल GDP लिया जाता है, नॉमिनल GDP। ठीक है। नॉमिनल GDP बटा रियल GDP, ठीक, इंटू 100 कर दिया जाता है। ठीक है। GDP डिफ्लेटर निकालने के लिए नॉमिनल बटा रियल करके इंटू 100 कर दिया जाता है। ठीक है। नॉमिनल बटा रियल करके। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? उत्पादन में वृद्धि की, कीमतों में कमी की, कीमतों में निरंतर वृद्धि की, आय में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में निरंतर वृद्धि। मान लीजिए 5 रुपये का सामान अगर 6 रुपये में हो जाता है, 5 रुपये का सामान 6 रुपया हो जाता है। 10 रुपये लीटर है कोई चीज़ है, 10 रुपये लीटर कहाँ कोई चीज़ है। मान लीजिए 60 रुपये लीटर इस महीने में दूध है, अगले महीने में 65 रुपये लीटर हो जाता है, तो 5 रुपये का हो गया, बढ़ गया। यानी मुद्रास्फीति का सीधा सा अर्थ होता है कि दाम बढ़ गया तो मुद्रास्फीति, दाम घट गया तो मुद्रा अपस्फीति होता है। ठीक है। या अवस्फीति भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। इन्फ्लेशन का संबंध किससे है? तो इन्फ्लेशन का जो संबंध है, अरे यार हटो ना, तो हाँ, मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? घटती है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटने का क्या अर्थ हुआ? क्रय शक्ति, मान लीजिए पहले 100 रुपये में क्या करते थे आप? 5 किलो सब्जी लाते थे। आप 100 रुपये ले जाते हैं तो 4 किलो सब्जी लाते हैं। तो अब बताइए कि इस मुद्रा का क्रय शक्ति बढ़ा है कि घटा है? यानी कितना शक्ति है, कितना खरीद सकते हैं। शुरू में 5 किलो खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं? दाम बढ़ गया है तो अब 4 किलो खरीद रहे हैं। अब कितना खरीद रहे हैं? अब 4 किलो खरीद रहे हैं। तो यह जो होता है मुद्रा की क्रय शक्ति, इसमें मुद्रास्फीति में घट जाती है। ठीक है। मुद्रा की क्रय शक्ति इसमें क्या होती है? घट जाती है। भारत में इसे CPI और WPI सूचकांकों से मापा जाता है। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। RBI जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से इसे नियंत्रित करने का काम करता है। RBI क्या करता है? इससे मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रित करने का काम करता है। अत्यधिक मुद्रास्फीति गरीबी वर्ग के लिए हानिकारक है। अत्यधिक जो मुद्रास्फीति होता है गरीबी वर्ग के लिए हानिकारक है। लेकिन जो मुद्रास्फीति होता है ओवरऑल सबके लिए सही होता है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति में जनरली क्या होता है कि लोगों को लाभ होता है। जैसे ज़्यादा खपत होता है, ज़्यादा सामान बिक्री होता है तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो ना तो ज़्यादा मुद्रास्फीति सही है, अति शब्द सर्वत्र पड़ जाते, याद रखिए ऐसे। अति शब्द, अति नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुद्रास्फीति हो चाहे मुद्रा अपस्फीति हो। ठीक है। चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो। ठीक है। शुरू की अगर हम बात करते हैं तो शुरू में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो शुरू में कौन सा सिस्टम था? क्रय विक्रय प्रणाली की वस्तु विनिमय प्रणाली था। ठीक है। उसके बाद धातु मुद्रा आता है। उसके बाद धातु मुद्रा के बाद धीरे धीरे कागजी मुद्रा होता है। अब तो शाख मुद्रा हो गया। ठीक है। शाख मुद्रा हो गया। अब तो डिजिटल मुद्रा भी आ गया है। ठीक है। डिजिटल जिसको बिटकॉइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये मुद्रा का विकास का एक इतिहास शॉर्ट टर्म में हम बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसे लगा, इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।